अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने 2016 के थर्ड पेपर का सेक्शन बी 1 से 10 क्वेश्चंस डिटेल से डिस्कस कर लिए थे। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, राइट डाउन द स्टेप वाइज मैकेनिज्म फॉर अल्कोहल कंडेंसेशन टू फॉर्म द अल्कीन। अब यहाँ पर एक बात अंडरस्टैंड करने की है कि आपकी बुक में जो है वो आपको अल्कोहल की कंडेंसेशन करवाई हुई है। ठीक है, दो तरीके से करवाई हुई है। ठीक है, यानी अल्कोहल से आपने जो है वो अल्कीन भी बनाया हुआ है और ईथर भी बनाया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ मैकेनिज्म जो है ना वो ईथर फॉर्मेशन का करवाया हुआ, अल्कीन का नहीं करवाया, तो आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा। तो ये जो यहाँ पर इसका मैकेनिज्म पूछा हुआ है ये ओल्ड बुक का है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिंपल दिखा देती हूँ। आपको डायरेक्ट रिएक्शन तो लिखना आना ही चाहिए। ठीक है, यानी ये आपके पास अल्कोहल था और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो ये अल्कीन बना रहा है। ठीक है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे ईथर बनाता है। ठीक है, ये आपने बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है पहले ही। ठीक है, तो अब जो ईथर वाला जो मैकेनिज्म था, ठीक है, उसका जैसे ये फर्स्ट स्टेप है, एसिडिक कैटालाइज्ड रिएक्शन था, ऑक्सोनियम आयन बनता है और उसमें फिर ये वाटर जो है वो बल्कि एज अ बल्कि ग्रुप ये रिमूव होता है। तो साथ हमारे पास जो है वो सेकंड जो आपके पास अल्कोहल ग्रुप है ना, ठीक है, तो वो अटैक कर देता था इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन के ऊपर जब ईथर बनना होता था। लेकिन अभी तो ईथर नहीं बनना। ठीक है, सेकंड मॉलिक्यूल नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो जब ये कार्बोकैटाइन बन जाता है तो कार्बोकैटाइन में से ही दूसरा कार्बन अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देता है। तो ये इसका आपको बताने का मकसद ये है कि आपका माइंड जो है वो ओपन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये मैकेनिज्म कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, यानी किस तरह से हो रहा है। तो लेकिन पीडीएफ में ये जो आपको जस्ट ये वाली इक्वेशन जो है वो आपको मिलेगी, आपको मैकेनिज्म नहीं मिलेगा, क्योंकि अब बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिनके मैकेनिज्म आपकी बुक में नहीं है, जो आपसे पूछे भी नहीं जाएंगे, तो वो आपको करवाए नहीं जाएंगे। जस्ट आपका माइंड थोड़ा सा ओपन करने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल आप कह लेंगे यहाँ तक जो है ना वो ईथर फॉर्मेशन की तरह का ही है। ठीक है, ईथर फॉर्मेशन की तरह का ही है, लेकिन लास्ट स्टेप में इसमें से जस्ट प्रोटॉन निकल जाता है और ईथर फॉर्मेशन में जो आपको पता है कि सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल आकर अटैक करता है। ठीक है, तो आपने ईथर वाले की जो है वो प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि ईथर वाला बहुत ज़्यादा पेपर्स में जो है वो रिपीट भी होगा इंशाल्लाह और वो पूछा भी जाता है। ठीक है, उसका मैकेनिज्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। फिनोल इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, एक्सप्लेन वाई। अब फिनोल जो है वो बहुत ज़्यादा यानी रिएक्टिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी सिंपल बेंजीन के कंपैरिजन में अगर आप कह लें, ठीक है, तो फिनोल ज़्यादा रिएक्टिविटी शो कर रहा है। ठीक है, तो रीज़न क्या है कि फिनोल इज़ मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बिकॉज, ठीक है, क्यों, कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना अटैच टू द बेंजीन रिंग एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब ये असल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्ट कर रहा है, यानी ये आपके पास फिनोल है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बेंजीन रिंग को डोनेट कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि इसका जो OH ग्रुप है उसके ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स जब बेंजीन रिंग को डोनेट करता है तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और इस वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक जो एरोमेटिक रिएक्शंस हैं ये फास्ट रिएक्शन देगा और आने वाला जो इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप होगा वो ऑर्थो एंड पैरा पे जल्दी से अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि हमने बताया यहाँ पर कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से क्या करता है, इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एरोमेटिक रिंग। किस पोजीशन पर, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपने प्रॉपर लिखनी है। ठीक है, मेकिंग इट मोर ससेप्टेबल टू अटैक बाय इलेक्ट्रोफाइल। जब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे इंक्रीज कर देता है तो ऑब्वियसली बात है कि इलेक्ट्रोफाइल के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि वो ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक करें। ठीक है, अच्छा, दिस इलेक्ट्रॉन डोनेशन अकर्स थ्रू रेजोनेंस। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन होती है ये किस तरह से हो रही है, बेसिकली रेजोनेंस हो रही है, और रेजोनेंस की वजह से ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो पूरे रिंग में मूव करता रहता है। ठीक है, ये रेजोनेंस के थ्रू हो रहा है। ठीक है, ये स्टेबलाइजिंग द इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, क्योंकि बीच में आपको पता है कि यानी जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो आइंस की फॉर्म बनती जाती है ना, तो वो रेजोनेंस की वजह से ये सारी की सारी जो आइन फॉर्मेशन है ये स्टेबलाइज होती है एंड डायरेक्टिंग द इलेक्ट्रोफाइल टुवर्ड्स ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, यानी रेजोनेंस होती रहती है
इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं और जो इंटरमीडिएट बन रहा है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन, तो वो जो है वो सॉरी, यहाँ पे कार्बोकैटाइन नहीं बनता बल्कि कार्ब एनाइन बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करते हैं तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव साइन आ रहा होता है, तो वो कार्ब एनाइन, कार्बोनियम आइन, ठीक है, जिसको कार्ब एनाइन भी कहते हैं और कार्बोनियम आइन भी कहते हैं, तो वो बनता है और वो स्टेबलाइज होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड डायरेक्टिंग द इलेक्ट्रोफाइल्स टुवर्ड्स ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। अब यहाँ तक बात खत्म नहीं होती, ये तो आपने सिंपल बोल के बताया कि भाई जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ऑन द बेंजीन रिंग, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट करता है टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग और ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन होती है ये रेजोनेंस के थ्रू होती है, ये आपने आप शो भी करनी है, ठीक है, प्रॉपरली शो भी करनी है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें जो है वो आपको ऑलरेडी यानी इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेंजीन रिंग जो है वो शेयर किया जा चुका है, ठीक है, आपने उसको देख भी लिया होगा, ठीक है, पेपर स्टार्ट करने से पहले, तो ये चीज़ फिर आपको ऑलरेडी आती है, ठीक है, क्योंकि जो हेल्पिंग वीडियोस आपको शेयर की जाती हैं पेपर से पहले, वो आपको पेपर से पहले देखनी होती हैं, ठीक है। तो ये वाला आपने ऑलरेडी, ये स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं ये उस वीडियो में ऑलरेडी आपने सीख लिया, तो ये आपने ज़रूर इसमें बनाना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, जस्टिफाई द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बस स्टूडेंट्स को अच्छे से अटैम्प्ट नहीं करना आता, इस वजह से वो फुल मार्क्स नहीं ले सकते। देखिए एल्कीन्स, हमें ऐसा लगता है कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो सिग्मा बॉन्ड है तो इजीली टूटता नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव होगा। तो हमें लगता है कि डबल बॉन्ड जो है वो उसका पाई बॉन्ड इजीली टूट जाता है, वो मोर रिएक्टिव होगा, और ट्रिपल जो है ना उसमें 2 पाई बॉन्ड है, इस वजह से वो और ज़्यादा जल्दी टूटता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्कीन्स हैं और उससे कम जो है वो अल्काइंस हैं और सबसे कम जो है वो अल्केन्स रिएक्टिव हैं, ठीक है। अल्केन्स का तो हमें पता चल गया क्योंकि उनका जो कार्बन कार्बन के दरम्यान में जो बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है, और इनका जो नॉन पोलर बॉन्ड होने की वजह से, ठीक है, ये लेस रिएक्टिव जो है वो बिहेव करते हैं। अब इन दोनों का क्या है कि मतलब इसमें भी तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हैं बल्कि, और इसमें 1 है, तो ये क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है और ये वाला कम रिएक्टिव है। अब इसमें क्या होता है कि जब आपके पास अल्काइंस में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से, एक सिग्मा और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना दोनों न्यूक्लियाई के दरम्यान में, वो बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई है, और अब न्यूक्लियाई जो है वो उनको बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनका डिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है, यानी दोनों कार्बन्स का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो वो अब इजीली जो है वो कोई भी आने वाला बाहर वाला इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, ठीक है, दैट्स वाई दे आर लेस रिएक्टिव। लेकिन पाई बॉन्ड में क्या होता है कि पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा डिफ्यूज़ हुए होते हैं, ठीक है, दे आर मोर डिफ्यूज्ड एज कम्पेयर टू अल्काइंस, और इजीली कोई भी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी आकर उनके ऊपर अटैक करके उनके साथ रिएक्शन शो कर सकती है। तो अब इनको आपने देखें लिखना कैसे है, पहले आप अल्केन्स का लिख लें कि सबसे ज़्यादा इनकी रिएक्टिविटी सबसे कम क्यों होती है। इन अल्केन्स द सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी टाइटली हेल्ड बिटवीन न्यूक्लियाई and lot of energy is required to break it, and the electronegativity difference between the carbon and hydrogen is very less, making it non alkanes the non polar, ठीक है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं ना अल्केन में, तो उनके दरम्यान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होने की वजह से वो नॉन पोलर हैं, दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अल्कीन्स एंड अल्काइंस। फिर आप नेक्स्ट जो है वो अल्काइंस का बता दें कि अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन्स, ठीक है, क्यों है ये लेस रिएक्टिव। इन अल्काइंस द कार्बन एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ट्रिपल बॉन्ड एंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द कार्बन एटम्स इज वेरी हाई, ठीक है, क्योंकि पहले सिग्मा बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन आए हुए थे, ठीक है, फिर एक और पाई बॉन्ड आ गया, ठीक है, उससे दो और इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है, फिर एक और पाई बॉन्ड आ गया, तो उससे भी एक और, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स इनके दरम्यान में आ गए हैं, 2 कार्बन के दरम्यान में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो गई है बिटवीन द कार्बन एटम्स इज वेरी हाई विच ब्रिंग द एटम्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, एंड इन दिस वे द न्यूक्लियस अट्रैक्शन ऑन द पाई इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, so the electrons in the triple bond are less exposed and less reactive towards electrophilic reagents and alkenes, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन लविंग reagents हैं और alkenes उनसे ये less reactive हो जाते हैं,
ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, यानी अल्कीन्स का हमने बताना है कि अल्कीन्स सबसे ज़्यादा क्यों रिएक्टिव हैं। बिकॉज इन अल्कीन्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर डिफ्यूज का मतलब होता है कि मोर यानी एयर में ज़्यादा है, लाइक इस तरह ना एयर में ज़्यादा डिफ्यूज हुई हुई है, फैली हुई है, ठीक है, इज मोर डिफ्यूज देन अल्केन्स। ऑल्सो दे हैव वीक पाई बॉन्ड्स, और इनके ये जो पाई बॉन्ड्स हैं ये वीक भी होते हैं, विच रिक्वायर लेस एनर्जी टू ब्रेक, ठीक है। दैट्स वाई कि इनका ये जो है वो मोर रिएक्टिव बिहेव करते हैं। तो यही इनके पॉइंट्स थे, और ये प्रॉपरली तीनों के बारे में एक एक लाइन यानी एक एक रीज़न तीनों के लिए लिखी जाएगी, तो ही ये वाला जो ऑर्डर है रिएक्टिविटी का वो एक्सप्लेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अगेन दिस इज आप कह लें कि स्लाइटली चेंज रिएक्शन, हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम। कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये कन्वर्जन्स आ गई हैं, इनको हम नाइट्राइल से कैसे बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। नाइट्राइल्स जो हैं वो इनको हम साइनाइड्स भी कहते हैं। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से कैसे बनेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और एल्डिहाइड से कैसे बनेंगे, ठीक है। तो एल्डिहाइड से जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैसे बनते हैं, इनकी सिंपल ऑक्सीडेशन करनी पड़ती है। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, और जो है वो नाइट्राइल्स की जो है वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस की जाती है, जिसकी वजह से 2 स्टेप में जाकर ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाते हैं। तो ये ऑलरेडी आपने ये सारा का सारा रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ लिया है, आपके पास नोट्स हैं, आप उनको देख भी सकते हैं, ठीक है। ये देखें, नाम लिखना ना भूलिएगा, स्टार्टिंग जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनके, ठीक है। देखें ये मिथाइल नाइट्राइल है और इससे फिर हमने यानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स, हाँ मतलब आप जर्नल भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर मिथाइल ले लिया, जर्नल भी कर सकते हैं आप, यहाँ पर आर ले लेते, आर यानी ऐसे नाइट्राइल्स ले लेते, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर एमाइड बन जाता, ठीक है, जर्नल एमाइड बन जाता। तो यहाँ पर हमारे पास एसिड एमाइड बन गया, एसिड एमाइड की हमने फिर हाइड्रोलिसिस की, तो जिससे हमारे पास क्या बन गया, एसिटिक एसिड बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करेगा, तो ये तो मैंने आपको बार बार दिखा दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लें, यहाँ पर कि ये मैंने क्यों आपको जूम करके दिखाया है, क्योंकि यहाँ पर ये स्टूडेंट्स जो है ना इस बॉन्ड को प्रॉपरली ब्रेक नहीं करते, ठीक है। तो ये देखें, इसको प्रॉपरली आप ब्रेक करें, ये देखें ये पाई बॉन्ड है, ये इसी तरीके से ऐसे ही जाके ये टूट रहा होता है। पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव साइंस डाला करें, मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और जो कार्बन चेन है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। इसमें हेलोजन के ऊपर कुछ भी नहीं करना, ठीक है, हेलोजन के ऊपर आपने कुछ भी नहीं करना, यानी ये पूरा प्रॉपर इस तरह से डाला करें। और ये देखें ये इसी तरह से आपको, मतलब अब ये है कि इसको पूरा उठा के कुछ स्टूडेंट्स इधर लिख देते हैं फिर आगे लिख रहे होते हैं, तो ये मैग्नीशियम वाला आप अगर इसी तरह से लिखें तो ये ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप प्रॉपरली बता रहे हैं कि एसिड की प्रेजेंस में ये वाटर वर्कअप होता है और ये यहाँ से ब्रेक होगा, तो ये सब आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ये हाइड्रोजन नेगेटिव इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो एल्डिहाइड्स भी यहाँ पर हमने जनरल एल्डिहाइड ले लिया, उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, बेसिकली KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलकर नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और वो जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऐड हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर अमीन्स। अमीन्स क्या होते हैं भाई, ठीक है। सिंपल आपके पास क्या होता है कि अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी अमोनिया में से एक हाइड्रोजन हम निकाल दें और उसकी जगह हम अल्काइल या एराइल ग्रुप लगा दें तो ये अमीन्स बन जाते हैं। तो इसी को आपने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। अमीन्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन नाइट्रोजन एटम्स विद अ लॉन पेयर, ठीक है। बेसिकली दे आर डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया, ठीक है, इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स इज रिप्लेस्ड बाय अल्काइल और एराइल ग्रुप्स। अभी जैसे कि मैंने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया है, आप जो है वो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं या फिर तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्काइल टर्शरी अमाइंस की एग्जांपल हो जाएगी, ठीक है। सो दे आर नोन एज अल्काइल अमीन्स और एराइल अमीन्स रिस्पेक्टिवली, और इनको आप इस तरह से शो करते हैं, ठीक है। ये अमीन्स का 1 नंबर का हो गया। साथ आप 1-2 एग्जांपल्स लिख सकते हैं, मिथाइल अमीन, इथाइल अमीन या बेंजाइल अमीन, ठीक है। बेंजाइल इज दिस, यानी बेंजीन विद CH2 इज कॉल्ड बेंजाइल, ठीक है।
और अगर आप सिंपल बेंजीन के साथ अगर इसको लगा देंगे तो ये फिनाइल अमीन बन जाएगा, या एनिलीन भी नाम होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अमीन्स आर मोर बेसिक दैन कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स, वाई। यानी आपको पता है कि बेसिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स को बेसिक कहते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं वो एसिड्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है। एक्सेप्टर से याद रखें ए से एसिड, ठीक है। तो इसका उल्ट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो हो जाएगा ना, ठीक है, डोनर जो है वो बेस हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि अल्कोहल्स भी बेसिक हैं और अमाइंस भी बेसिक हैं, लेकिन कौन ज़्यादा बेसिक है, ठीक है, कौन इजीली अपना जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। अल्कोहल्स में भी ये देखें ये प्रेजेंट है, तो अब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ खींच रहा होगा, देना नहीं चाहता। लेकिन ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ऑक्सीजन के मुकाबले में ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स देना चाहता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही इसमें रीज़न लिखना था, ठीक है। तो इसको देखें, लिखेंगे कैसे, अमीन्स आर मोर बेसिक देन अल्कोहल्स because the nitrogen atom in the amine is less electronegative than the oxygen atom in the alcohol, making the lone pair of electrons on the nitrogen atom more readily available to donate to a proton। यानी जो भी पॉजिटिव स्पीशी या प्रोटॉन उसको एक्सेप्ट करना चाहता है तो उसको ईजिली दे देते हैं। एंड दस एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्गर बेस, यानी अमीन स्ट्रॉन्गर बेस एक्ट करते हैं। और इन सिंपलर टर्म्स द नाइट्रोजन इन द अमीन इज मोर विलिंग टू शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन्स देन ऑक्सीजन इन द अल्कोहल ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो यही बेसिक इसका रीज़न था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्टूडेंट्स ये एज इट इज रिपीट हुआ है क्वेश्चन 2016 के फर्स्ट पेपर का 3 का सी पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग का सी पार्ट आपने ऑलरेडी याद कर लिया हुआ है ये, ठीक है। तो आपने देखें व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग है और उसका प्रिंसिपल अलग है, ठीक है। तो प्रिंसिपल में आपने पूरा बताना है कि हम क्या करते हैं, कैसे हम रिजल्ट्स फाइंड करते हैं। तो अब हम प्रिंसिपल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, द कंपाउंड्स इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड एब्जॉर्ब एनर्जी, ठीक है। हमें पता है कि कोई भी कंपाउंड है आपने टेस्ट ट्यूब में रखा है और उसके ऊपर आप मैग्नेटिक रेडिएशंस फॉल करवा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। different molecules absorb different amounts of radiations and अब होता क्या है कि जो आप रेडिएशंस फॉल करवाते हैं ना, तो आपके पास वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है पूरा का पूरा, जिसमें यहाँ पर एक्स रेज होती हैं, ठीक है, यहाँ यूवी रेज होती हैं, फिर यहाँ विजिबल रेज होती हैं, फिर आईआर, फिर रेडियो वेव्स, ठीक है। तो ये इस तरह से मूव करती हैं। तो अब आप उसमें जो भी रेडिएशन, यहाँ पर हाई एनर्जी वाली रेडिएशंस हैं, ठीक है, यहाँ पर लो एनर्जी वाली रेडिएशंस हैं। अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि लो एनर्जी रेडिएशंस क्या कर सकती हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर रोटेशन कॉज कर सकती हैं या बॉन्ड्स में वाइब्रेशन कॉज कर सकती हैं, क्योंकि उनके पास एनर्जी ही कम है ना, वो बॉन्ड तोड़ छोड़ तो नहीं सकती, ठीक है। और हाई एनर्जी रेडिएशंस में कॉज वो क्या कर सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन कर सकती हैं, यानी एक जगह से इलेक्ट्रॉन्स जम करके हाई एनर्जी लेवल पर चले जाएं, या बॉन्ड तोड़ भी सकती हैं, यानी बॉन्ड जो है वो बना हुआ है और अगर आप रेडिएशंस फॉल करवाएं तो बॉन्ड टूट भी जाएगा और ये डिफरेंट जो है वो रेडिकल्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास यानी ये अब आपको याद रखना है कि लो एनर्जी रेडिएशंस क्या कॉज करती हैं और हाई एनर्जी रेडिएशंस क्या कॉज करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज सिलेक्टिव फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजिशन, ठीक है, यानी एक कोई भी ट्रांजिशन अगर हमने करवानी है लो से हायर पर, तो वो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन जो है वो हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि हम कितनी एनर्जी फॉल करवाएंगे तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, बेसिकली स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, ठीक है, विच डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसा स्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंगली उसका ये जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है, किसी कम होंगे किसी के ज़्यादा होंगे, तो उसी के लिए फिर सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन करनी पड़ती है ताकि जो है वो ट्रांजिशन हो सके। द वेवलेंथ ऑफ द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ नोन कंपाउंड्स आर कोरिलेटेड विद द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ अननोन कंपाउंड्स, यानी हम जो है ना, अगर कोई भी मॉलिक्यूल है वो एक ख़ास किस्म की रेडिएशन से एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, तो हम वो वाली वेवलेंथ को देखेंगे कि कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है। तो ये इस वाली को हम जो लिटरेचर में लिखा होगा
कि ये वेवलेंथ्स हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं, वो उनके अंदर ये वाला बॉन्ड होगा, ठीक है, बॉन्ड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड में अगर हम लिखते हैं कि 280 चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में 300 चाहिए, यानी इस तरह से करके, यानी नॉन कंपाउंड्स के जो स्पेक्ट्राज हैं उनको हम अननोन कंपाउंड्स के स्पेक्ट्राज के साथ कंपेयर करते हैं और फिर अब देखते हैं कि हमारे जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली हम जो प्रिंसिपल है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, उसमें अननोन कोई भी कंपाउंड होगा, जैसे हमने कुछ नई चीज़ बना ली है, हमने कोई दो चीज़ें मिक्स की हैं, कुछ नया बन गया है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसका स्ट्रक्चर है, इसमें कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन हैं, क्या लगा हुआ है, ठीक है, यानी कैसा बॉन्ड बना है, डबल है, ट्रिपल है, क्या है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो ये बेसिकली हम जो है वो लिटरेचर में जो नॉन कंपाउंड्स के स्पेक्ट्राज हैं उनके साथ अननोन कंपाउंड के स्पेक्ट्रा को कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन इज देन यूज्ड टू डिटरमिन द स्ट्रक्चर ऑफ अननोन कंपाउंड। तो ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल था स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने इसको एज इट इज जो है वो प्रिपेयर करना है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद आप इसको जो है वो ड्रॉ भी कर लें, ठीक है। जहाँ पर आपको सिंपल बताया जा रहा है कि वाटर का जैसे अगर मॉलिक्यूल है उसमें अगर हम यूवी विजिबल यानी अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशंस अगर हम फॉल करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे क्योंकि वो हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं। फिर आईआर करेंगे तो वो बॉन्ड सिंपल वाइब्रेट करेंगे। माइक्रोवेव्स अगर हम फॉल करवाएंगे तो मॉलिक्यूल्स रोटेट करेंगे। और रेडियो वेव्स अगर हम फॉल करवाएंगे तो मैग्नेटिक अलाइनमेंट होगी ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, ठीक है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस चेंजेस, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें यानी अकॉर्डिंग टू द एनर्जी आप जो भी उसकी कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, वाइब्रेशंस वगैरह, और उससे फिर हम स्पेक्ट्रा लेते हैं और स्पेक्ट्रा को हम नॉन कंपाउंड्स के साथ कंपेयर करके अननोन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर को फाइंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, राइट डाउन द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो ये भी आपके पास जो है वो स्ट्रक्चर्स वाले क्वेश्चंस पहले पिछले पेपर्स में भी आ चुके हैं। विनाइल अल्कोहल ड्रॉ करना है, 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईन ड्रॉ करना है और कार्बोलिक एसिड ड्रॉ करना है। तो कार्बोलिक एसिड तो कॉमन नेम है, ठीक है, किसका है, फिनोल का है। और विनाइल अल्कोहल, विनाइल तो आपके पास ये तो होता है ना CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज़ द विनाइल ग्रुप, ठीक है। अल्कोहल है तो साथ OH लगा दें। और 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईन, ठीक है, मतलब साइक्लोहेक्सा है यानी 6 कार्बन वाला साइकिल बना दें। और ट्राईन है मतलब 3 इसमें बॉन्ड्स हैं, ठीक है। और वन पोजीशन पे बॉन्ड है, 3 पे और 5 पे है, ठीक है। जैसे ये 1 पे है, ये 2, ये 3 पे है, ये 4 और ये 5 पे है, ठीक है। लेकिन ये तो बिल्कुल बेंजीन की तरह का हमने बना दिया ना, तो बेंजीन की तरह का नहीं बनाना, क्योंकि ये जो आप कह लें हाइपोथेटिकल कंपाउंड है जिसमें अगर 6 कार्बन्स में जो है वो डबल सिकल बॉन्ड होंगे, तो हम इसमें ये कंसिडर कर रहे होते हैं कि ये रेजोनेंस शो नहीं कर रहा, तो डबल बॉन्ड को थोड़ा छोटा बनाएंगे और सिंगल को बड़ा बनाएंगे, फिर डबल को थोड़ा छोटा और सिंगल को बड़ा, और डबल को छोटा और सिंगल को बड़ा, तो ये आपके पास फिर बन जाएगा, ठीक है। और कार्बोलिक एसिड तो मेरे ख्याल में फिनोल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यस। ये देखें, ये विनाइल अल्कोहल हो गया, 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईन हो गया। बेंजीन होगा तो फिर आपने प्रॉपर बेंजीन रिंग बनाना है, ठीक है। तो बेंजीन तो पूछेंगे नहीं, कार्बोलिक एसिड आइए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। सिंपल है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन are called hydrocarbons. They are found in crude oil, natural gas and coal. और बेसिकली ये बहुत ज़्यादा हाईली कंबस्टेबल होते हैं और एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड जो है वो यूज़ होते हैं। इनकी एग्जांपल्स में है मीथेन, ईथीन एक्सेट्रा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई इज़ बेंजीन कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी इसके लिए हम बेंजीन के साथ एरोमेटिक का वर्ड क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट में ये हमने इसलिए लगाया था क्योंकि एक यानी वो तमाम कंपाउंड जिनमें ये एरोमेटिक रिंग होता था, साथ उनके साथ कुछ और भी चीज़ें हो सकती थी, मतलब कोई भी आप कह सकते हो, ठीक है, यानी इस तरीके से कोई भी डेरिवेटिव्स अगर हों, ठीक है, तो उसमें अगर जिसमें भी ये एरोमेटिक रिंग होता था ना, तो उन कंपाउंड्स की ख़ास करेक्टरिस्टिक स्मेल होती थी, एरोमा होता था, ठीक है। तो स्टार्ट में इस वजह से इनका नाम एरोमेटिक पड़ गया। बेंजीन इज कॉल्ड एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बिकॉज इट हैज़ साइक्लिक स्ट्रक्चर विद डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स गिविंग इट अ डिस्टिंक्ट प्लेजेंट एरोमा, ठीक है। हिस्टोरिकली यानी पुराने ज़माने में इसीलिए इसको कहते थे बेंजीन लाइक
substances were called aromatic hydrocarbons because they had distinct aromas. But आजकल क्या होता है, today an aromatic compound is any compound that contains benzene ring. यानी ज़रूरी नहीं है कि उसकी उसी तरह की करेक्टरिस्टिक खुशबू भी हो, लेकिन अब जब बहुत ज़्यादा स्टडी की गई तो देखा गया कि बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स तो होंगे लेकिन उनकी कोई एरोमा नहीं है, ठीक है। तो बस फिर उन्हीं को सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जा रहा है जिनमें बेंजीन रिंग होगा, ठीक है। एंड that contains the benzene ring and has certain benzene like properties but not necessarily strong aroma, ठीक है। बेंजीन की तरह की प्रॉपर्टीज उनमें होंगी तो उनको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास बेंजीन को हम क्यों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेटिक चेंजेस, कमेंट। तो ये आपकी ही बुक का, एनवायरमेंटल की जो बुक है उसका जो है वो सेल्फ चेक जो होता है ना, सेल्फ चेक क्विक क्विज, उसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपसे क्वेश्चन जर्नल भी पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली इतना मुश्किल नहीं है। ये पूछा जा रहा है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2, क्योंकि आप देखें गाड़ियाँ भर रही हैं, ठीक है, फ्यूल बर्न हो रहा है तो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, दरख्त भी कम हो रहे हैं। अगर दरख्त कम ना होते तो ऑब्वियसली बात है कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती रहती, लेकिन अब दरख्त भी अगर कम हो रहे हैं, हम काट रहे हैं दरख्त, तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब भी नहीं हो पा रही और प्रोड्यूस भी ज़्यादा हो रही है। तो वो क्लाइमेट चेंज में कैसे अफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने बताना है। तो स्टेप वाइज हम इसको लेके चलते हैं। इन एटमॉस्फेयर वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब मोर IR रेडिएशंस देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम देखें तो वाटर वेपर्स जो हैं वो IR रेडिएशन जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर्स की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यानी आप कह लें जो वाटर वेपर्स हैं, मॉइस्चर, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई वो ज़्यादा IR रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर इज 330 पार्ट्स पर मिलियन। इट इज़ इंक्रीजिंग कॉन्टीन्यूसली, अब कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज कर रही है ये, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ छोटा सा पोर्शन नज़र आ रहा है ना, छोटा सा, और वो लिखा हुआ है 0.98%, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आर्गॉन भी है, ठीक है, एक्सेट्रा और भी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर आपको वाटर वेपर्स वाला जो पोर्शन नज़र आ रहा है, ये वाला, ये 2% है, ठीक है। देखें 2% वाटर है, और ये मैंने आपको सिंपल बताया है कि वाटर वेपर्स जो है वो ज़्यादा IR रेडिएशंस की एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि उनकी परसेंटेज ज़्यादा होती है, ठीक है। तो नॉर्मली 330 ppm होता है। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 is increased up to 400 ppm, then the temperature of the earth should rise by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 330 से 400 अगर उसकी कंसंट्रेशन हो जाती है पार्ट्स पर मिलियन, तो जितना पूरा ग्लोबल टेम्परेचर है ना वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। और अगेन इसका ये अगर 470 तक चला जाता है तो फिर 1 डिग्री और बढ़ जाएगा। इस तरह से ये अगर कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग होती रहेगी, ठीक है। सो द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज डिस्टर्बिंग दिस बैलेंस, हेंस द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज ऑन राइज, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो ये जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है ना, तो वो इसी वजह से आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा IR रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही हैं, और जो है वो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। और द मीन ग्लोबल टेम्परेचर एट अर्थ सरफेस इज़ 15 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड द ये जो टेम्परेचर हम मेजर करते हैं, ये कैसे मेजर करते हैं, इज़ डिटरमिन्ड बाय द delicate balance between the absorbed energy and energy emitted by the earth. Any change in this balance could upset this balance, ठीक है। यानी अगर ये जो बैलेंस होता है ना कि अर्थ जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर रही है और इमिट भी कर रही है, ठीक है। तो अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज हो जाता है और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने सेक्शन बी को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। बहुत इजी क्वेश्चंस थे, कन्वर्जन्स मोस्टली थी, और जो कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिटेल से कर भी ली हैं, तो आपने इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।